काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाला दुर्गंध किस कारण से होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन को एलपीजी सिलेंडर के अंदर मिलाया जाता है ताकि फ्रेंड्स अगर एलपीजी सिलेंडर में कभी भी लीकेज हो या उसमें रिसाव हो तो उसमें से एक दुर्गंध बाहर आता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलपीजी होता है यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर जो होता है उसमें किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए प्रोपेन और ब्यूटेन का। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों जो तत्व हैं, दोनों जो मिश्रण है ये पाए जाते हैं एलपीजी सिलेंडर में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन जिसका एलपीजी सिलेंडर बना होता है ना, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स इसमें हमेशा ना इथाइल मरकैप्टेन को मिला देते हैं ताकि कभी भी अगर रिसाव हो तो उसमें से एक स्मेल प्रोड्यूस हो। ठीक है, आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिगरेट पीने के लिए जो लाइटर यूज़ होता है, ठीक है, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके हाथ में एक लाइटर होता है, ठीक है, जिससे कि फ्रेंड्स आग निकलता है, तो उसमें पूछा जाता है कि उसमें क्या पाया जाता है? तो फिर उसमें भी प्रोपेन और ब्यूटेन ही पाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स दोनों में फ़र्क पता क्या होता है एलपीजी सिलेंडर में और इन दोनों में? इसमें से फ्रेंड्स स्मेल नहीं आता, मतलब ये जो लाइटर होता है इसमें होता है, लेकिन इनको नहीं मिलाते इलेक्ट्रिक लाइटर से। ठीक है, यानी जो सिगरेट मिलता है उसमें इथाइल मरकैप्टेन को नहीं मिलाते, इसलिए इसमें से स्मेल। और एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन साथ में इसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं हमारी सेफ्टी के लिए ताकि जब भी उसमें लीकेज हो तो उसमें से स्मेल बाहर आ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स बनता है आपसे इथाइल मरकैप्टेन का फॉर्मूला पूछा जाता है। इथाइल मरकैप्टेन का फॉर्मूला होता है CH3CH2SH। ठीक है, इसको लिखने का तरीका एक और होता है C2H6S। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इथाइल मरकैप्टेन को हम इथेन थियोल भी बोलते हैं। यहाँ पे लेता हूँ, इथेन थियोल भी बोलते हैं इथाइल मरकैप्टेन को। जितनी भी आपको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है सब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, Fe2O3XH2O। इसको फ्रेंड्स हम इस तरह से लिखते हैं Fe2O3XH2O। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। और ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है। जंग को हम रस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जंग को हम रस्टिंग भी बोलते हैं। फ्रेंड्स आप ये देखते हो कोई भी जो लोहे का सामान होता है, ठीक है, जब उसको आप बाहर रखते हो कुछ दिनों के लिए उसके ऊपर ना जंग लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस जंग लगने की ही बात हो रही है यहाँ पे। और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, ये तो मैंने आपको रासायनिक सूत्र बता दिया जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में पता है क्या पूछा जाता है कि कभी भी अगर किसी लोहे के ऊपर या किसी भी सामान के ऊपर जंग लगता है तो उसके वजन पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ्रेंड्स हमेशा किसी भी चीज़ के ऊपर अगर जंग लगेगा तो उस चीज़ का जो वजन होगा ना वो बढ़ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। किसी भी आइटम के ऊपर, मतलब कोई भी चीज़ है लोहे की, अगर उस पर जंग लग रहा है तो उससे उसका वजन बढ़ जाएगा। रासायनिक सूत्र है Fe2O3X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। और फ्रेंड्स ये जो Fe2O3XH2 है इसको हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। आपको बस फिर इतना याद रखना है कि जो जंग का रासायनिक सूत्र होता है वो Fe2X मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता है। ठीक है, आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो जंग लगना होता है वो किस तरह का रिएक्शन है? तो फ्रेंड्स आपका पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जो जंग लगना होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 576। मनुष्य की जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है मनुष्य की आंख की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनुष्य का आंख का वह कौन सा भाग है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, मतलब हम कोई भी चीज़ जो देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर बनता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा वास्तविक। यहाँ पे लिख देता हूँ, वास्तविक और उल्टा।
ठीक है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंखों पर। वास्तविक और उल्टा को हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड भी बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मनुष्य जब भी नेत्रदान करता है, ठीक है, नेत्रदान करता है तो वो नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग दान करता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा जो कॉर्निया वाला भाग होता है, ठीक है, कॉर्निया वाला भाग जो होता है ये नेत्रदान में मनुष्य हमेशा दान करता है। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, कभी भी जो हमारे आंखों में जब लाइट एंटर करता है, मतलब जो प्रकाश की जो मात्रा नियंत्रित करता है वो आंख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा आइरिस। यहाँ पे लिख देता हूँ आइरिस। जो आइरिस वाला भाग होता है आंख का, ये हमेशा नियंत्रित करता है कितना प्रकाश हमारे आंखों में एंटर हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर का वह कौन सा भाग है जहाँ पर बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता, ठीक, बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कॉर्निया वाला भाग जो है हमारे आंखों का, यहाँ पे बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कर लेते हैं, गोबर गैस जिसे कि हम बायोगैस भी बोलते हैं में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, यानी कि मीथेन गैस भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पता किस तरीके से पूछा जाता है, एक और तरीके से पूछा जाता है। आपसे पूछेंगे कि गोबर गैस यानी जो बायो गैस होता है उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो आपका आंसर मीथेन होगा, ठीक है। और एक तरीके से पूछा जाता है कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका आंसर मीथेन ही होगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको मीथेन पे ही टिक मारना है। और मैंने आपको बता दिया कि 4 तरह की गैसें होती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फ्रेंड्स यहाँ पे मीथेन की बात हो रही है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है N2। लेते हैं, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी भारी जल। भारी जल को हम D2O से भी लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। H2O तो जल का रासायनिक सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी भारी जल की। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O और इसको हम यूज़ करते हैं परमाणु रिएक्टर में मंदक के तौर पे और प्रशीतक के तौर पे। परमाणु रिएक्टर को हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं, यहाँ पे लेता हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं। परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन काम ये होता है फिर इसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी परमाणु रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से, ठीक है। इसमें जो फ्रेंड्स हम मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे उसमें हमारा पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है, इसलिए हम परमाणु रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो परमाणु रिएक्शन होते हैं, फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रेंड्स नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन जिसको कि हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन, ठीक है, यहाँ पे तो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, और इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें हम किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा यूरेनियम तत्व का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है 92 और इसका जो मास नंबर होता है फ्रेंड्स वो होता है 238, ठीक है, ये इसका यूरेनियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाए। फिर लास्ट में मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्ट देता हूँ कि फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी कि हमारा आंसर सही था उपयुक्त दोनों। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये महिलाओं के सेक्स हार्मोन को कहा जाता है। आपसे फ्रेंड्स अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुषों के सेक्स हार्मोन का नाम है और महिलाओं के सेक्स हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोनों आपको फ्रेंड्स याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कांस्य जिसको कि हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं किसका मिश्र धातु होता है? सही आंसर इसका कॉपर का और टिन का। कॉपर का और दो होता है, सही आंसर इसका कॉपर का और टिन का। कॉपर का और टिन का मिश्र धातु होता है कांस्य, ठीक है, जिसको कि हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं। फ्रेंड्स आप देखते हो कभी भी अगर आप ओलंपिक या कोई भी स्पोर्ट्स देखते हो वहाँ पे बोलते हैं कि 3 तरह के मेडल होते हैं, एक होता है गोल्ड,
एक होता है सिल्वर और तीसरा होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हम कांस्य भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे ना मिश्र धातु की बात हो रही है। मिश्र धातु को हम एलॉय भी बोलते हैं, ठीक है, एलॉय भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स एलॉय की डेफिनेशन होती है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल का, जिसको कि हम धातु भी बोलते हैं, और नॉन मेटल का, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु का ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स जो कांस्य है ये मिश्र धातु है कॉपर का और टिन का। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कॉपर की। कॉपर का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो Cu होता है, टिन का सिंबल होता है Sn, ठीक है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कांस्य होता है यानी जो ब्रॉन्ज है इसमें कितना कॉपर पाया जाता है और कितना टिन पाया जाता है। फ्रेंड्स जो कॉपर होता है ना वो आपको याद रखना है 88% होता है, ठीक है। कॉपर 88% होता है और जो टिन है ये होता है 12%। ये आपने ध्यान रखना है। कहीं कहीं भी फ्रेंड्स आपको दे देंगे 80% और 20%, लेकिन फ्रेंड्स जो एग्जैक्ट जो सही है ना वो 88% होता है कॉपर और 12% होता है टिन कांस्य में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर का सिंबल होता है Cu और टिन का सिंबल होता है Sn। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अगर आपसे इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ उपयुक्त दोनों, यानी जब तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलता है तो घनत्व बढ़ता है। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, यानी डेंसिटी जो है वो बढ़ता है और आयतन जो होता है वो घटता है। आयतन को हम बोलते हैं वॉल्यूम, यानी कि तभी जब भी तापमान बढ़ता है और बर्फ जब पिघलने लगता है तो फ्रेंड्स बर्फ का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है और जो आयतन होता है वो घट जाता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पता कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन अलग अलग करके पूछते हैं। आपसे पूछते हैं कि जब तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलता है तब बर्फ के घनत्व पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि बर्फ के जो डेंसिटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे दूसरी तरीके से पूछा जाएगा, तापमान जब बढ़ता है और बर्फ पिघलता है तब बर्फ के आयतन यानी वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा, तब आपका आंसर होगा आयतन जो है वो घटता है। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स एक अच्छे लेवल के हैं जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 159 लीटर के बराबर होता है तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कौन सा गैस रिसाव हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइन है। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि भोपाल गैस दुर्घटना, जिसको कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक गैस का रिसाव हो गया था। इस गैस के रिसाव होने के कारण फ्रेंड्स बहुत सारे लोग मतलब कई हजार लोग मारे गए थे। तो आपसे पूछा गया है कि जो भोपाल गैस दुर्घटना है इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, ठीक है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था ये कब हुआ था। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 2 और 3 दिसंबर, यहाँ पे 2 और 3 दिसंबर 1984 को ये दुर्घटना हुआ था, ठीक है। आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है कि किस लेबोरेटरी में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था